डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ पे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में ज्यादातर वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आप स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल एग्जाम करोगे उसमें कई वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफी क्वेश्चंस वो हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इज द मीटर ब्रिज सेटअप मोर सेंसिटिव? ज्यादा सेंसिटिव कब होगा? सेंसिटिव होने का मतलब क्या हुआ? सेंसिटिव होने का मतलब हुआ कि उसकी रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से कब मेजर होगी। जब भी किसी व्हीटस्टोन ब्रिज को आप मेजर करते हो तो इट इज मोस्ट एक्यूरेट, व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज is most sensitive when balance point is near the middle of the wire. वायर के बिल्कुल मिडल में अगर बैलेंस पॉइंट होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये पॉइंट कई जगह काम आएगा, कई क्वेश्चंस में काम आएगा। तो बैलेंस पॉइंट मिडल में होने का मतलब क्या हुआ? बैलेंस पॉइंट बीच में कब होगा? जब रेशो क्या होगी? 1:1। जब रेशो क्या होगी? 1:1, तभी बैलेंस पॉइंट मिडल में आएगा। तो वही पॉइंट यहां पे लिखा है, ध्यान से देखो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप इज मोर सेंसिटिव व्हेन ऑल ऑफ इट्स 4 आर्म रेजिस्टर्स as well as galvanometer resistance are nearly equal to the same order। लगभग सेम होंगे तब वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये काफी काम आएगा। how we can increase the accuracy of the meter bridge? accuracy of meter bridge को बढ़ाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? पहली बात कि जो वायर आपको चूज करनी है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन मीटर ब्रिज इज नॉट कांस्टेंट, अगर एरिया ऑफ वो कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? टाइम पे आया करो बेटा। देन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर विल नॉट बी कांस्टेंट। मैंने वायर ली, अगर यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, आर क्या होता है? रो एल बाई ए। तो सेम लेंथ पे जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां रेजिस्टेंस ज्यादा मिल जाएगी आपको। तो वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस जब आप करोगे तो वो L अपॉन 100 माइनस एल करते हो, स्मॉल आर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो कटेगा नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के एक्यूरेसी होने के लिए, यूनिफॉर्म होने का एक्यूरेसी होने के लिए वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जरूरी है। इसीलिए जब आप उसको जॉकी को यूज करते हैं तो ये कहते हैं कि भैया प्रेस मत करो जोर से, क्योंकि जोर से प्रेस करने से वायर में वहां पे पतला हो जाएगी, उधर वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। स्लाइड मत करो, घिसो मत, ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहे? कांस्टेंट। ठीक है। अगला, द एंड्स ऑफ द वायर शुड कोइंसाइड विद 0 एंड 100 मार्क ऑफ द स्केल। मतलब आपने स्केल तो लगाया है पर वायर की लेंथ को शुरुआत किसी और जगह से हो रही है, तो बेसिकली आप एरर ना हो कॉर्नर्स पे, जिसको जीरो एरर आप बोलते हो, वो नहीं होना चाहिए। कॉन्टैक्ट्स ऑफ द वायर विद थिक कॉपर स्ट्रिप शुड प्रैक्टिकली हैव जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि आप रेजिस्टेंस किसका ले रहे हो? वायर का रेजिस्टेंस ले रहे हो, कॉपर स्ट्रिप्स का तो रेजिस्टेंस नहीं ले रहे। P बाई क्यू आर बाई एस किया, उस कॉपर स्ट्रिप्स का तो रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो उनका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। वो आपकी लगभग जितना पॉसिबल हो उतना बेटर कंडक्टर होना चाहिए। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 6 से।
ये दोनों रिलेटेड हैं चैप्टर नंबर 6 से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, एक बार ब्रीफ बता रहा हूं सिर्फ। ये दो वायर्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब एक वायर में करंट की वैल्यू चेंज होगी तो दूसरे में अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जब एक वायर में करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होगा, करंट चेंज होगा, तो दूसरे वायर में इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एग्जैक्ट ये नहीं है, ये जस्ट आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं कि एक में अगर चेंज आता है तो दूसरे में वो चेंज रिफ्लेक्ट करता है, दूसरे में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डिटेल में आगे आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, व्हाई डू वी क्लोज द बैटरी सर्किट फर्स्ट एंड देन द गैल्वेनोमीटर सर्किट? तो पहले बैटरी को क्लोज करते हैं, करंट आ जाता है सर्किट में, उसके बाद गैल्वेनोमीटर से मजे लेते हैं। उल्टा नहीं करते, पहले गैल्वेनोमीटर लगा के फिर बैटरी ऑन नहीं करते। उसका रीजन, दिस इज टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी हो गई? वही सेल्फ इंडक्शन वाली, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ which may be associated with any of the inductive element present in the four arms। चारों आर्म्स में कोई एक इंडक्टर, आगे पढ़ोगे इंडक्टर कॉइल होती है, उसमें कोई इंडक्टिव एलिमेंट ना हो, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये काम करते हैं। बिल्कुल इससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है। इन व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, व्हाई डू वी ब्रेक द गैल्वेनोमीटर सर्किट फर्स्ट एंड देन द बैटरी सर्किट? सेम रीजन, दिस इज डन टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर शोइंग सडन किक ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैं सीधा बैटरी को क्लोज कर दूंगा, पहले बैटरी को क्लोज करूंगा बाद में वो करूंगा, तो क्या हो जाएगा? तब उसमें करंट रिड्यूस होगा, सर्किट में करंट रिड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच पे, तो उसमें सडन करंट शूट अप हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम पहले गैल्वेनोमीटर हटाते हैं फिर उसको करते हैं। बाकी ये चीज डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगी जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। अगला, why is the Wheatstone bridge method regarded as good method for measurement of resistance? measurement of resistance के लिए आपको इसको अच्छा मेथड क्यों बोलते हो? क्योंकि ये नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहां पे करंट नहीं होता, ये नल पॉइंट मेथड कहलाता है। इसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं। so it is regarded as good method for measurement of resistance because it is a null method। नल पॉइंट मेथड बोल दो या नल मेथड बोल दो, एक ही बात है। So that one has to simply detect the absence of any galvanometer deflection rather than measurement it। The former can always be done with greater efficiency। देख सकते हो डिफ्लेक्शन इजी होता है नोटिस करना कि हिला या नहीं हिला, तो नहीं हिला तो हमें पता लग जाता है, तो उससे इजीली आप मेजरमेंट कर सकते हो। Why should the balance point be near the middle of the balance meter bridge? ये वही हो गया जो फर्स्ट पेज में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि मीटर ब्रिज में नल पॉइंट जो है वो बीच में होना चाहिए। ज्यादा क्या होना चाहिए उसके लिए? उससे ज्यादा एक्यूरेसी आती है, ज्यादा सेंसिटिविटी आती है। सो बैलेंस पॉइंट शुड बी नियर सो दैट दो कंडीशंस, पहली इट मेक्स द मीटर ब्रिज मोर सेंसिटिव बाय मेकिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेम ऑर्डर, रेशियो लगभग मान हो जाता है। डिक्रीजेस द पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि अगर मिडल में ना हो, कहीं एक तरफ हो, तो एरर अगर है तो वो एरर एक जगह कम वे इन होगा, दूसरी जगह ज्यादा हो जाएगा। तो ताकि दोनों तरफ के एरर नलिफाई हो सके, एरर कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो, कॉर्नर्स को आपने कनेक्ट किया हुआ है, जो कॉर्नर है वहां पे आपने यू वायर को बांध के और वो स्क्रू टाइट किया होगा। अब उस वायर की भी तो रेजिस्टेंस होगी जो बंधी है, वो तो आपने काउंट ही नहीं की, वो तो दोनों तरफ बंधी है। तो अगर मैंने इधर 3 सेंटीमीटर फालतू लिया है तो इधर भी 3 सेंटीमीटर फालतू लिया है। मेजर मैं इतनी लेंथ कर रहा हूं, तो अगर इधर कम लेंथ मेजर की हुई है, इधर ज्यादा लेंथ है, तो इधर परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा लेंथ ज्यादा होगी, इधर परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा लेंथ कम होगी। तो मतलब एरर दोनों, अभी वो 3 सेंटीमीटर क्या है? दोनों तरफ का एरर है। अब अगर मैं मिडिल में लेता हूं तो दोनों तरफ का एरर बराबर बराबर प्रोपोर्शन में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं एक तरफ को कर देता हूं तो इधर का एरर ज्यादा है, तो इस रीडिंग में परसेंटेज एरर ज्यादा हो गया, इस रीडिंग में परसेंटेज एरर कम हो गया, ताकि एरर्स के इफेक्ट को आप नलिफाई कर सको। इसीलिए नल पॉइंट कहां पे होना चाहिए? मिडिल में, बेटर रहता है। सो डिक्रीजेस द पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। ये रिलेटिव एरर क्यों आता है? ये रिलेटिव एरर आ सकता है ड्यू टू एंड करेक्शन, ड्यू टू
possible wire at the end. The error would be more if the balance point is near the either end of the wire. वही चीज हो गई, समझ में आ गया? तो कॉर्नर के पास होगा तो एरर क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है सबको? समझ में आया? एग्जाम्पल से समझाऊं इसको, वायर को। देखो इधर, सपोज करो ये वायर है, ये वायर है, मैंने बोला नल पॉइंट मैंने यहां ले लिया 10 सेंटीमीटर पे और ये 90 सेंटीमीटर है, और इधर 5 सेंटीमीटर की वायर बंधी हुई है, वो जो कॉइल में है, इधर भी 5 सेंटीमीटर की वायर बंधी हुई है। तो इसका मतलब एक्चुअल में इधर 95 और इधर 15 हो गई। एक्चुअल में इधर 15 और 95 हो गई, इजंट इट? क्योंकि दोनों में 5-5 का एरर हुआ। बट अगर मैं मिडल में नल पॉइंट निकालता, किसी तरह से मिडल में नल पॉइंट निकालता, ये भी 50 ये भी 50, तो रेशो 1:1 है। 5 का एरर इसमें, 5 का एरर इसमें, 55-55, रेशो अभी भी 1:1 रही कि नहीं रही? इधर अगर मैं एक्चुअल रेशियो देखूं तो 1:9 है, बट अगर मैं अभी जो मेजर कर रहा हूं वो रेशियो 1:9 है। बट अगर मैं 5 को काउंट करता हूं, एक्चुअल में वो 15/95 है। रेशियो में फर्क आ गया बहुत ज्यादा कि नहीं आया? सो बेटर रहता है कि बैलेंस पॉइंट कहां पे हो? नियर मिडल हो, सो दैट एरर शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। अदरवाइज दोनों तरफ का एरर जो है वो नलिफाई इफेक्ट हो जाता है। क्लियर? आगे देखो, Why should the area of cross section of meter bridge wire be uniform? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एरिया यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए? ताकि वायर की थिकनेस यूनिफॉर्म हो, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पूरी वायर की क्या हो? कांस्टेंट, कहीं पे भी रेजिस्टेंस में चेंजेस ना आए। Why is it not advisable to drag the jockey? जॉकी को ड्रैग नहीं करना, जॉकी को पुश नहीं करना, ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहे? कांस्टेंट। वायर दबनी नहीं चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, घिसनी नहीं चाहिए, ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहे? Constant. Why is the Wheatstone bridge method regarded as a good method for measurement of resistance? वही पहले हो गया, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है? Based on null point method. Null point method से आप इजीली निकाल सकते हो, और बेटर सेंसिटिविटी के लिए आपको null point कहां रखना पड़ेगा? मिडल में। In the given circuit of the meter bridge as shown in figure, balance state, the meter bridge wire has a resistance of 1 ohm per centimeter. Calculate the unknown resistance X. तो X और Y कितना है? Y is 6 ohms. तो पहले सिंपल सा हो गया ये, X upon 40 is equal to Y upon 60. So X upon 40 is equal to 5 upon 60. ये 2, ये 3, 6 है, सॉरी 5 नहीं है। So X कितना हो गया? 4 ohms. X आपके पास हो गया 4 ohms. आगे क्या बोला? We interchange the if we कहां गया? ये रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ y 6 ohm, x निकल गया। करंट भी निकालना है, करंट ड्रॉन भी निकालना है। तो करंट कैसे निकालोगे? करंट कितना हो जाएगा? पहले रेजिस्टेंस निकालोगे। ऊपर की वायर की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 10 ohms। नीचे जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई? ये कितना है? 100 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 1 ohm पर सेंटीमीटर, ये हो गया 100 ohms। सो आर इफेक्टिव पैरेलल में कितना हुआ? आर इफेक्टिव हुआ 1000 बाय 110, 100 बाय 11 ohms। तो करंट कितना हुआ? 6 upon 100 by 11, 0.66 एम्पियर। क्लियर? इसके आगे क्या बोला? इफ एट बैलेंसिंग पॉइंट वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, हाउ विल इट अफेक्ट द बैलेंस पॉइंट? नो इफेक्ट। याद है बात? सेल और गैल्वेनोमीटर को आप इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्लेन किया था मैंने कराते वक्त। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस R is to be measured using meter bridge. Student chooses a standard resistance S to be 100 ohms. S कौन सा होता है? लेफ्ट वाला। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S to be 100 ohm। एक स्टूडेंट है, अभी देख लेते हैं कौन सा क्या है। ये मीटर ब्रिज है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R is to be measured. R ये रहा, S लड़के ने चूज किया 100 ohms। ठीक है। He finds the null point to be at 2.9। उसको 2.9 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला, मतलब राइट साइड पे कितना हो जाएगा? 97.1 सेंटीमीटर। मानते हो? मीटर ब्रिज है ना,
राइट साइड पे लेंथ कितनी हो गई 97.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ही इज टोल्ड टू इंप्रूव द एक्यूरेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल वे। एक्यूरेसी के लिए उसको कहां करना पड़ेगा, मिडिल में करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस वो चेंज कर नहीं सकता, मतलब इस रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा ना। फर्स्ट ऑप्शन देखो, ही शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली, गलत। सेकंड, ही शुड चेंज S to 1000 ohms, S को 1000 थोड़ी ना कराएगा, S को तो क्या करना है, कम करना है, ताकि ये नल पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाए, मिडिल में हो जाए। ही शुड चेंज S to 3 ohms एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, इसको 3 करे, रिपीट करे, हो सकता हो जाए, अभी चेक करते हैं और भी। ही शुड गिव अप द होप ऑफ अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट विद द मीटर ब्रिज, नहीं। तो हमारे पास इसमें बेस्ट ऑप्शन सी है, मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कैलकुलेट करना हो, मेरे को 3 ओम का पॉइंट लेना हो, तो R की एक राउंड ऑफ वैल्यू निकालो, R अपॉन 100 is 2.9 upon 97.1, so R आ गया 290 upon 97.1, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 2.98 ohms। 2.98 ओम के अराउंड है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि रीडिंग एक्यूरेट नहीं है, बट थोड़ा सा ही फर्क होगा। तो यानी इस रेजिस्टेंस को इसके आजू बाजू करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस पॉइंट कहां है, मिडिल में। देयरफॉर for balance point to be in the middle, S must be around 3 ohms, 3 ohm के आजू बाजू होना चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर। ये तब बेटर होती अगर सपोज करो 2 ऑप्शंस होती, एक में बोला होता S को 3 ओम बना दो, एक में होता S को 10 ओम बना दो, बताओ कौन सा चूज करोगे। तब आपको ढूंढना पड़ेगा, तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के लिए मुझे कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की, क्योंकि मैं सीधा कर सकता हूं। समझ में आई बात, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही सिर्फ एक है। हमें यह पता है कि कम करनी है, अब कम कितनी करनी है वो सोचना पड़ेगा। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट। ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1। इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में भी किया था। ये आपको सिचुएशन दी है, ये रेजिस्टेंस है R1, वैल्यू है 10 ohms, ये रेजिस्टेंस है R2, वैल्यू है 20 ohms, ये रेजिस्टेंस है R3, वैल्यू है 30 ohms, एंड द पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 आर 10 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। ये है 10 वोल्ट का पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट मतलब 2 पॉइंट है, 1 2 3 बोला है, एबीसी नहीं है, 1 2 3 है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसका पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, और थर्ड पॉइंट इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ये सिचुएशन दी है। अब क्या करो, करंट की डिवीजन ले लो, कहीं पे भी ले लो जैसे मर्जी। मान लिया मैंने ये करंट आया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, इसको माना O पॉइंट, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट 1 एट O अप्लाई करूंगा तो I1 आया और वो डिवाइड हो गया I2 और I3 में, यही मतलब हुआ। I1 आया, कुछ करंट I2 चला गया, रिमेनिंग करंट I3 चला गया। सो I1 किसके बराबर हुआ, I2 प्लस I3। नाउ I1 कितना होगा, ये जो करंट आया ये कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से लेते हो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसका करंट मैंने राइट साइड लिया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 माइनस V0। सो 10 माइनस V0 अपॉन R1 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू V0 माइनस 6 अपॉन रेजिस्टेंस 20 ohms, I3 की वैल्यू V0 माइनस 5 अपॉन 30 ohms। मानते हो बेटा? नो प्रॉब्लम। 10 से 10 उड़ा दो, एलसीएम लो। 10 माइनस V0 इज इक्वल टू 3 V0 माइनस 18 प्लस 2 V0 माइनस 10। यह आ गया 5 V0, राइट साइड जाके 6 V0 इज इक्वल टू 20 38। वैल्यू ठीक ली है?
6, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा ना, 3 4 5 6 V नॉट, ओ क्रॉस मल्टीप्लाई रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई रह गया, यहां तक तो क्लियर है ना, ये जो 6 था वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना रह गया, 60 माइनस 6 V नॉट, राइट साइड ले जाओ, 11 V नॉट इज इक्वल टू 60 प्लस 28 88, तो V नॉट आ गया 8 वोल्ट्स, V नॉट आ गया 8 वोल्ट्स। आपको I1 निकालना है, I1 कितना होगा, I1 है V1 माइनस V 10 माइनस V नॉट अपॉन R1, सो 10 माइनस 8 अपॉन 10, 2/10 0.2 एम्पियर। क्लियर, अप्रोच समझ में आ गई। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायग्राम यहां बड़ा करके बना दिया है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो निकालना है। पहले तो कैपेसिटर में एनर्जी निकालने के लिए हाफ CV² यूज करना पड़ेगा, कैपेसिटर में एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हाफ CV² यूज करना पड़ेगा या हाफ Q²/C यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे वोल्टेज निकाल लो, ये आया 2 एम्पियर, ये आया 1 एम्पियर, तो यहां कितना गया 3 एम्पियर, यहां पे आया 3 एम्पियर, यहां पहुंचा 3 एम्पियर। राइट साइड का करंट नहीं पता, लेफ्ट का करंट नहीं पता, अभी रुक जाओ देखते हैं। इधर आ रहा है 2 एम्पियर, इधर आ रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और इधर 2 गया, तो यानी यहां से 1 एम्पियर आया होगा। 3 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर गया, तो राइट साइड पे कितना गया होगा 2 एम्पियर। तो सबसे पहला काम करंट डिवीजन प्रॉपरली। करंट डिवीजन करने के बाद आप A और B पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये हो जाएगा वोल्टेज A और B के बीच में। तो A से B की तरफ जाओ, लूप लो, A से B की तरफ जाओ, पहले करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन सेम, पॉजिटिव वोल्टेज प्लस 3 × 5, फिर करंट और लूप सेम 3 × 1, फिर करंट और वोल्ट वो सेम 2 × 1। मानते हो? पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी देखो, पहले प्लस पे पहुंचे, फिर प्लस पे पहुंचे, फिर प्लस पे पहुंचे, प्लस 3 × 5 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 1, कितना हुआ ये 15 और 5 20, 20 वोल्ट आ गया वोल्टेज। आपको क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी कितना होगा, हाफ CV², सो हाफ कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रो इंटू V² यानी 20 का स्क्वायर, ये 10 कितना आया 800 माइक्रो जूल्स। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर, ऑनलाइन क्लियर सबको? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही, उसमें जितना चार्ज आता है उतना जाता है। दूसरा, किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही, यही होता है। तो बोथ आर करेक्ट, पर ऑप्शन थोड़ी देखो अलग है। ए है बोथ A and B आर रॉन्ग, गलत। A इज करेक्ट, B इज रॉन्ग, गलत। A इज रॉन्ग, B इज करेक्ट, गलत। बोथ A and B आर करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये डी ऑप्शन आंसर हो गया। समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस? सो एंड दैट इज द एंड ऑफ योर किरचॉफ लॉ वाला पार्ट। क्लियर सबको? कोई दोबारा पूछना है किसी ने? चलते हैं आगे। ये इसमें अगर कुछ लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए, ये कंप्लीट हो गया।